बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का 5वां चरण 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है और लॉकडाउन की अवधि 31 मई को खत्म हो रही थी। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है और 5वां लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक अब लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है और जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा और लोग एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। आज की अहम और बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरीके से लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने ही वाला था, उससे पहले ही अब 5वें चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इस गाइडलाइंस में ये बहुत सारी छूटें जो राहत देनी होंगी वो राज्य सरकार पर बहुत सारे फैसले लेने के अधिकार अब दे दिए गए हैं। और अब जो 5वां ये चरण है ये 1 तारीख से 30 जून तक अब लागू रहेगा। इसके साथ ही कुछ एहतियात जरूर बरते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देश में जो लॉकडाउन की स्थिति थी उससे बाहर आने का ये रास्ता अब देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फेज 1 में 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय ही जारी करेगा और 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन का 5वां चरण अब ये लागू होगा, इसमें जो रात का समय है, खासतौर पर रात के समय में पूरी सख्ती रहेगी और कर्फ्यू लागू रखना पड़ेगा। लेकिन पूरे तरीके से अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार के हाथ में इस बात की जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाना है, किन किन चीज़ों में राहत देनी है, स्कूल कॉलेज खोलने हैं या नहीं, इसका फैसला भी राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है। देश भर में अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू ही रहेगा। सामाजिक आयोजनों पर हालांकि पाबंदी ही रहेगी। जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या बड़े समागम होते हैं उन पर पाबंदी ही रहेगी। और आपको बता दें कि जब से देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े फैसले लेते हुए देश में लॉकडाउन की घोषणा की और लॉकडाउन का चौथा चरण अब जारी है, जो कि खत्म होने ही वाला है। उससे पहले ही अब लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान कर दिया गया है। 30 जून तक अब 5वें चरण में भारत में लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस बीच कई रियायतें दे दी गई हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए या एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी। जिस तरीके से अभी तक पास की जरूरत पड़ती थी उसमें अब राहत मिल गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा सकेंगे बिना किसी पास के। मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है कोरोना के संकट के समय में। जिस तरीके से लॉकडाउन कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए लगाया गया था, लेकिन कोरोना की वैक्सीन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है और लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आम नागरिक इस पूरे मामले से जागरूक हो चुके हैं, तो इसीलिए अब राहत देने की घोषणा की गई है। सुभाष चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुभाष जी, कैसे देखते हैं लॉकडाउन के 5वें चरण को, जिस तरीके से राहत देने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत गहन चर्चा के बाद गृह मंत्रालय ने ये तय किया है जी। क्योंकि जैसे कि जानकारी है, आप लोगों ने भी बहुत खबर पहले से दी है कि गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने के बाद फिर कल शाम को प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद ही इस मुद्दे पर निर्णय लिया है। और जिस तरह से उन्होंने चरणबद्ध तरीके से रीओपनिंग की बात की है, मुझे लगता है बहुत समझदारी भरा ये कदम है, क्योंकि फेज 1 में उन्होंने केवल रिलीजियस प्लेसेस और टेम्पल्स, होटल्स, कुछ कॉमर्शियल ऐसे जो हॉस्पिटलिटी सर्विसेज से रिलेटेड चीजें हैं उनको खोलने की बात की है। तो मुझे लगता है कि ये सधा हुआ कदम है, बशर्ते कि कंटेनमेंट जोन जिसमें 30 जून तक इसको लागू करने की बात, उन्होंने एक्सटेंड करने की बात कही है, तो वो अगर इफेक्टिव वे से लागू किया गया तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलनी
चाहिए। दूसरी तरफ इस लॉकडाउन से केंद्र सरकार के मन में एक आशंका भी हमें दिख रही है कि उन्होंने जो फेज वाइज ये स्थिति बनाई है रीओपनिंग की दृष्टि से, उन्हें लगता है कि 8 जून से कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज हैं उसको ओपन करेंगे और उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने बाद में निर्णय लेने की बात कही है। या जुलाई के मंथ में उन्होंने फिर मेट्रो रेल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जो एयर ट्रेवल है उसको खोलने की बात कही है। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के मन में कुछ आशंका है कि अगर स्थिति बद से बदतर हुई या अगर हालात बिगड़े किसी भी राज्य में या पूरे देश में, तो उसको लेकर के फिर वो यू टर्न ले सके या फिर इन स्थितियों में बदलाव ला सके, मेरा ऐसा मानना है। जी, और जिस तरीके से कई राज्य स्कूल कॉलेज खोलने की मांग कर रहे थे उसमें भी रियायत दी गई है, तो इस तरीके से क्या कुछ आपको लगता है सुभाष चौधरी जी, जिस तरीके से जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा था उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा? हाँ, देखिए वैसे तो लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस ने ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था कर ली है जी, लेकिन आप अगर क्योंकि भारत बहुत विस्तार से अगर आप देखें तो शहरी और सेमी अर्बन और प्लस जो ग्रामीण है उसके बाद बहुत ज्यादा जो पिछड़े क्षेत्र हैं तो उनमें बहुत ज्यादा विभेद दिखता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की दृष्टि से और इसकी उपलब्धता की दृष्टि से। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो स्कूल्स कॉलेजेस के खोलने की बात थी उसको लेकर हालांकि केंद्र सरकार में अभी हिचक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फेज में हम उन सभी जितने उसके हितधारक हैं जो उससे रिलेटेड पक्ष हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं, उनसे सबसे चर्चा करके राज्य सरकार उसके बाद ही फिर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत निर्णय ले सकेगी। तो मुझे लगता है थोड़ी इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है जी, और उस दिशा में ही केंद्र सरकार ने ये संकेत दिए हैं। जी। और सुभाष जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब धार्मिक स्थलों को खोलने का कहीं ना कहीं फैसला लिया है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से इस तरह की मांग भी आ रही थी और 2 राज्य इस पर फैसला भी ले चुके हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो धार्मिक जो स्थल खोले गए हैं वहां पर कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ने की आशंका रहती है, तो वहां पर किस तरीके से सतर्कता राज्य सरकारों को बरतनी होगी? कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर अब सौंप दी है केंद्र सरकार ने। हाँ, ये बात ठीक, बहुत रेलिवेंट सवाल आपने खड़ा किया है जी, अगर आप देखें तो इस मत में कर्नाटक सरकार बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। लगातार वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी का बयान आ रहा था कि उन्होंने पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने से पहले ही उन्होंने तिथियां भी घोषित कर दी थी कि कमिंग वीक में हम यहाँ सारे टेम्पल्स खोल देंगे, सभी मंदिरों को खोल देंगे। उसके बाद उन्होंने अपने ऑर्डर को थोड़ा रेक्टिफाई करके अन्य जो रिलीजियस सेक्शंस हैं उनके टेम्पल्स को, उनके धार्मिक स्थलों को खोलने की बात उन्होंने कह दी थी। तो थोड़ी मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर इस मामले में केंद्र सरकार थोड़ा और 1-2 सप्ताह या 3 सप्ताह और इंतजार कर लेती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि धार्मिक स्थलों में आप जानते हैं ये देश इतना धार्मिक है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ बहुत ज्यादा हैं और जब खासकर जब विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसमें लोगों की आस्था और बलवती होने लगती है और उफान मारने लगता है और वो भगवान के दर्शन को, भगवान के शरण में जाने को और बेतरतीब होने लगते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब आप पिछले 60, 61, 62 दिनों से लोगों को आपने बांध कर रखा है और वो अपने धार्मिक स्थलों में जाने को लेकर बेसब्र हैं, तो फिर अचानक खोलने के बाद बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने की आशंका है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके इस सवाल में बहुत दम है और मेरी भी ये आशंका है कि अचानक भीड़ बढ़ेगी तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण की रफ्तार और तेज हो जाए, क्योंकि अगर आप केवल और केवल दिल्ली एनसीआर की बात अगर करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें या कुछ अन्य राज्य जो दूसरे हैं, चाहे गुजरात हो, तमिलनाडु की बात अगर आप करें, तो इन सब राज्यों में स्थिति थोड़ी अलग अलग प्रकार से बढ़ती चली जा रही है। यहाँ संक्रमण बड़ी तेज गति से बढ़ रहे हैं, तो इससे थोड़ी इस आशंका को बल जरूर मिलता है और आपका सवाल बेहद रेलिवेंट है इस मामले में। जी सुभाष जी, और इस मामले में किस तरीके से आप देखेंगे, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों को ये आदेश दे दिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी आदमी को पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे में क्या संक्रमण फैल सकता है या फिर अलग अलग राज्य जहां पर ज्यादा सीरियस स्थिति है वहां पर अपने आप में कोई भी राज्य ये फैसला ले सकता है कि दूसरे राज्य का कोई भी आदमी प्रवेश नहीं करेगा और यहां से नहीं जा सकेगा? देखिए, वैसे अगर आप इन लास्ट देखेंगे, जब इन्होंने अपनी गाइडलाइन लिखी है और गाइडलाइन के तीसरे
दूसरे या तीसरे पेज के लास्ट में इन्होंने राज्य सरकार पर उनको विशेषाधिकार दे दिया है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि परिस्थिति जन्य अगर इससे भी सख्त कोई कदम वो उठा सकने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो वो उठा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कुल मिलाकर के उन्होंने राज्य सरकारों के कंधे पर ये बोझ दे दिया है कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें कि अगर आपको कोई बॉर्डर सील करने हैं तो फिर आप कर सकते हैं, जैसा कि आपने हरियाणा और दिल्ली के बीच में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में आप पिछले 1 महीने से जो हॉबनॉबिंग चल रही है वो आपको परिचित है इस बात से जी। तो इसलिए लेकिन केंद्र सरकार ने जो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो गतिविधियां हैं उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाने की बात की है। वो केवल और केवल मुझे लगता है जो गुड्स से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज हो, नॉन एसेंशियल सर्विसेज हो, या जैसे इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं, व्यावसायिक ऐसे आइटम्स हैं जिसके कारण से उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं या काम नहीं शुरू हो पा रहे हैं, तो उन सारे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकार को कहा है कि इस मामले में किसी प्रकार के हिंड्रेंस होनी नहीं चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं लगनी चाहिए तब तक जब तक कि वो कंटेनमेंट जोन नहीं हो या कोई ऐसी विषम परिस्थिति ना पैदा हो, और उसको लेकर के राज्य सरकार स्वच्छंद है निर्णय लेने को। जी सुभाष जी, लॉकडाउन का जो 5वां चरण के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या इसे लॉकडाउन को खोलने की तरफ पहला चरण देखा जाए? मुझे अभी नहीं लगता, क्योंकि केंद्र सरकार आशंकित है। अगर उनको ये लगता उनके हाथ अगर फ्री होते तो फिर वो इस तरह से चरणबद्ध जो 3 चरण उन्होंने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 उन्होंने डिफाइन किए हैं और क्लासिफाई किए हैं, अलग अलग वर्गीकरण करके अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को रखा है। जैसा कि हम सभी मीडिया कर्मी भी या और अन्य लोग सामान्य जन भी लगातार मांग कर रहे थे दिल्ली में मेट्रो को परिचालन करने की बात, और मेट्रो की ओर से कई बार ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी गई कि उन्होंने अपनी लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बावजूद इसके आप देखें केंद्र सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में साफ शब्दों में कह दिया कि इसको लेकर हम बाद में तिथि निर्धारित करेंगे। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के मन में एक आशंका है संक्रमण को लेकर के। तो अब जब तक कि उस पर रोक नहीं लग जाती है या उन्हें नहीं लगता है कि हाँ अब हम नियंत्रण करने की स्थिति में आ गए हैं या अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, तब तक मुझे लगता नहीं कि वो पूरी तरह फ्री हैंड होकर के निर्णय लेंगे या पूरी तरह इन चीजों को खोलेंगे। तो इसीलिए केंद्र सरकार के मन में ये आशंका तो अब भी बरकरार है और आने वाले 2 सप्ताह इस स्थिति को और अच्छी तरह से परिभाषित कर पाएंगे। जी, और सुभाष जी, जिस तरीके से राज्य सरकारों को ज्यादातर मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया है, तो क्या ऐसे में जिस राज्य में अब ज्यादा संक्रमण के मामले बढ़ेंगे तो क्या उन पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा? हाँ, ये तो स्वाभाविक है। देखिए, दबाव तो 2 तरीके से है। एक तो जनता का कि अगर आप जनता के हित में ठीक फैसले नहीं ले पा रहे हैं या आप उनको वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में आती है। दूसरा दबाव उन पर राजनीतिक पड़ता है, और तीसरा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो एक इक्वेशन, जिस तरह से पिछले 2 लॉकडाउन से अगर आप 3 और 4 तीसरे और चौथे लॉकडाउन की स्थिति को अगर आप देखें, विश्लेषण करें, तो आपको पता चलेगा कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के बीच में इक्वेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन राज्य सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप जनता के हित में ठीक काम करना चाहते हैं और इसको अगर आप एक तरह से दुष्प्रवृत्ति वाली जो राजनीति इस देश में चल पड़ी है कुछ वर्षों से उसको दरकिनार करना चाहते हैं, उसको तौबा करना चाहते हैं, तो आपको ठीक काम करने पड़ेंगे। अन्यथा राजनीति तो गर्त में आपकी जाएगी। आज आप सत्ता में हैं, कल आप नहीं होंगे और जनता आपको ठीक जवाब देगी। बिल्कुल सुभाष चौधरी जी, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन का 4था चरण भी अब पूरा होने को है, लेकिन अभी भी कुछ प्रवासी मजदूर जिनके काम धंधे ठप हो चुके हैं, वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। किसी का कोई कारण है तो किसी की कोई वजह है, लेकिन अभी तक भी ऐसे लोग फंसे हुए हैं और भूखे रहने को भी कुछ लोग मजबूर हैं। तो क्या अब जिस तरीके से राज्य सरकारों को फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं और कुछ काम धंधों में भी छूट देने के अधिकार दिए गए हैं, तो क्या ऐसे में उन मजदूरों को जो परेशान हैं, बेहाल हैं, उन लोगों को अब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? हाँ, ये एक जो जैसे आपने पहले आपने एक सवाल किया था जी, कि जिसमें कि आपने ये पूछा कि जो राज्य सरकारों दूसरे राज्यों में जाने की जो गतिविधियां हैं उसको एक तरह से उन्होंने छूट दे दी है। उसके लिए किसी को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, ये राहत देने वाली बात है। मुझे लगता है कि जैसे पंजीकृत करके जिला वाइज आप पंजीकरण करा रहे थे ऑनलाइन और उसके बाद आप उसे परमिट करते थे, फिर राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों या उसके सिस्टम के गाइडलाइन, उसकी निगरानी में जाकर के ही वो व्यक्ति ट्रेन में जा पाता था या बस में जा पाता था। अब वो अपने निजी व्यवस्था करके भी निकल सकते हैं, या अगर सार्वजनिक वाहन चलने शुरू हो जाते हैं सही तरीके से तो फिर वो अपने जा पाएंगे, ट्रेन की टिकट ठीक से ले पाएंगे, आसानी से वो जा पाएंगे, उनको किसी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो विषम परिस्थिति में कहीं हैं तो जहां कहीं उनको अपना अनुकूल वातावरण दिखेगा, अगर उनके अपने गृह राज्य में वैसा महसूस होता है कि वहां जाकर उन्हें आसानी होगी, उनको सुविधा हो सकती है, तो वो जा सकेंगे। ये एक बेहतर स्थिति है। लेकिन इसके साथ साथ मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मेरा विचार है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को ये स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, अगर कोई ऐसे व्यक्ति विषम परिस्थिति में है तो उस पर इफेक्टिव वे में आप अपने काम को, अपनी व्यवस्था को, अपनी योजनाओं को, चाहे उनको भोजन देने की बात है या उनके आवास की बात है, आप इसको मुहैया कराएं। क्योंकि धरातल पर अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने फर्स्ट लॉकडाउन से ही जिस तरह से सख्त आदेश जारी किए थे, लेकिन उसका अनुपालन राज्य सरकारों ने ठीक से नहीं किया, या यूं मैं कहूं कि जिला स्तर पर अधिकारियों ने उसका अनुपालन किया नहीं। जैसे श्रमिकों को या मजदूरों को उनके लॉकडाउन की अवधि की जो सैलरी है वो दिलाने की बात थी, इस पर बिल्कुल अमल नहीं हुआ, इसीलिए ये हाय तौबा मचा, लोग यहाँ से भागने लगे। दूसरी बात ये है कि जो आपने किराया नहीं वसूलने की गाइडलाइन जारी की उस पर अमल नहीं हुआ। जो डीसी हैं या कलेक्टर्स हैं उन्होंने इसे इफेक्टिव वे में लागू नहीं किया, इसीलिए लोग परेशान हुए, उनके जेब में पैसे नहीं थे, सैलरी नहीं मिले, वो किराया देने की स्थिति में नहीं थे, मकान मालिक से परेशानी होने लगी और उन्होंने मकान छोड़कर फिर अन्य सड़कों की और नेशनल हाईवे की राह पकड़ ली। तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन है इसे इफेक्टिव कराने की बड़ी आवश्यकता है। ये सवाल आपने बहुत अकुल किया है। जी सुभाष चौधरी जी, और इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लगभग 2.25 लाख के आसपास ये मामले पहुंच गए हैं, हालांकि ठीक भी उसी गति से हो रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं अब। तो इसके लिए केंद्र सरकार की क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से पूरे देश में इस आपदा से निपटने के लिए अब लॉकडाउन 5 के बाद की जो रणनीति होगी, या लॉकडाउन के जैसे कि चौथा चरण खत्म होने के बाद जो अब लॉकडाउन 5 में जो राहत दी गई है राज्य सरकारों को, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश राज्य सरकारों को दिए जा सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार को पहली तो यह है कि जैसे अब लगातार प्रधानमंत्री फर्स्ट चरण से ही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते रहे हैं, उनसे सुझाव लेते रहे हैं, लेकिन एक रिफ्लेक्शन गया देश में कि बैठकें तो होती हैं, सुझाव लिए जाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा प्रधानमंत्री संभवतः अपनी बात को देश पर थोपते हैं। तो मुझे लगता है इस संदेश को थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसे ये जो काले बादल देश में फैल रहे हैं इसको साफ करने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि आप सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार चल रही हो या फिर कांग्रेस की या किसी अन्य रीजनल पार्टी की सरकार वहां हो, उनके साथ तालमेल स्थापित करना बहुत जरूरी है। और यह जो चीज आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, वो दिखना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी है भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से, सभी लोगों में एक विश्वास पैदा होगा। दूसरी बात है आम जन को लेकर, जिस तरीके से प्रवासी श्रमिकों के पलायन को लेकर या उनकी आवाजाही को लेकर, उनकी व्यवस्था को लेकर, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जैसा हाय तौबा इस देश में मचाया गया, चाहे कुछ राजनीतिक दल हो, उन्होंने जानबूझकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए की हो या फिर किसी अन्य कारण से की हो, वो उन चीजों को भी साफ, उनको भी ठीक करने की जरूरत है, उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि आप रोजगार की दृष्टि से, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा है, हरियाणा में मेरी जानकारी में है कि लगभग 2 लाख से अधिक ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जो कि फर्स्ट लॉकडाउन में ही किसी तरीके से हरियाणा छोड़कर अपने गृह प्रदेश को और अपने गृह जिले को वो चले गए थे। लेकिन उन्होंने जब ये ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ, आवाजाही की गतिविधि शुरू हुई, तो उन्होंने हरियाणा सरकार की वेबसाइट पे पंजीकरण किया और वो हरियाणा के शहरों में काम के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने की व्यवस्था नहीं मिली। तो इस दृष्टि से आप इन चीजों को भी, इस प्रकार के समाचार या इस तरह की स्थिति को भी लोगों के सामने रखने की जरूरत थी,
जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, जो भाग रहे हैं, अनावश्यक तौर पर भयभीत होकर जा रहे हैं, उनको जब आप इस तरह के संदेश केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो रुकेंगे। और क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, अल्टीमेटली स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ उनके रोजगार की गारंटी भी बड़ी आवश्यक है। तो वैसे जो 2 लाख लोग हैं जो हरियाणा के शहरों में, और मजे की बात यह है कि एटलीस्ट 78% जो लोग हैं वो यूपी और बिहार से हैं, जो वापस हरियाणा के शहरों में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत आना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति इस देश में है कि एक तरफ लोग रोजगार के लिए आना चाहते हैं क्योंकि वहां जाकर उन्होंने अपनी स्थिति भाप ली, उनके लिए कोई संभावना नहीं है। अगर आना है तो उनको फिर उद्योग में और व्यवसाय में लगना पड़ेगा, तभी उनकी जिंदगी चलेगी। तो इसलिए ये सारे ये जो पहलू हैं, इन पहलू को बड़ा मजबूती से लेना पड़ेगा और राज्य सरकारों के साथ बैठकर इन चीजों को रेखांकित करके और उस पर अमल करने की कोशिश अगर होगी तो मुझे लगता है जल्दी ही हालात सुधरेंगे। जी, और सुभाष जी, जिस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गिरती जा रही है, निचले स्तर पर जा रही है, उसको उबारने के लिए हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में ये कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 का डर था भारत को और भारत जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है उसकी पूरा विश्व तारीफ कर रहा है, ऐसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी उभरेगी। लेकिन उसके लिए क्या कुछ ब्लू प्रिंट है सरकार के पास ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके? देखिए, आप इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसको लेकर के बहुत तरह के बयान आ रहे हैं जी। आपने देखा प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, चाहे उसकी परिभाषा कुछ और हो, जब आप उसका विश्लेषण करते हैं तो उसमें बहुत तरह की चीजें होती हैं। आर्थिक एक्चुअली इस देश में एक बहुत गलत धारणा बन गई है। वो धारणा है कि जब आप आर्थिक पैकेज की बात करते हैं तो आर्थिक पैकेज का मतलब लोग समझने लगते हैं आर्थिक राहत, आर्थिक छूट और अनुदान, जबकि अर्थशास्त्र में अनुदान शब्द बिल्कुल अलग है और आर्थिक पैकेज बिल्कुल अलग है। आर्थिक पैकेज का मतलब हम सब भी न्यूज पैकेज बनाते हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी लोग हैं, हम सब भी न्यूज पैकेज बनाते हैं। तो उस पैकेज में आप विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण को, विभिन्न प्रकार के पहलुओं को रखकर आप बातें करते हैं और अपने न्यूज पैकेज को सामने लाते हैं, जिससे कि अपने दर्शकों के सारे दृष्टिकोण को आप उसमें सर्व कर पाए। तो उसी तरह से आर्थिक पैकेज, अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ की बात है तो उसमें विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स हैं, कुछ नियम बदले जाने हैं, कुछ सुधारीकरण की ओर और कुछ नए कदम उनको आगे बढ़ाने हैं, जिसकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है, और कुछ राहत देने की बात की है। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए उन्होंने जिस तरह से आपने देखा कि बिना किसी ऐसे फाउंडेशन के उनको लोन देने की बात उन्होंने कही है। तो ये सब एक आर्थिक पैकेज उन्होंने सामने लाया है। लेकिन दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लोग चर्चा करने से कतराते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस आर्थिक पैकेज के लाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया वो जब उन्होंने कंपनी लॉ, जो आप एक्विजिशन लॉ है, उस पर एक प्रकार का संशोधन करके और एक प्रावधान पर उन्होंने रोक लगा दी। अन्यथा जिस तरह का हाय तौबा इस दुनिया में मचा हुआ है, व्यावसायिक और आर्थिक दुनिया में, चीन इस तरह से ग्रैब करता, सारी भारतीय कंपनियों को खरीद कर वो अपने कब्जे में कर लेता, जो उसकी मंशा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तो इन सब चीजों को भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है राइट स्टेप है। लेकिन हालात इस तरह से बने हुए हैं, वैश्विक जो परिदृश्य है वो इस तरह से है कि उसमें बहुत कुछ करने की संभावना अभी दिखती नहीं है, क्योंकि जब आपके आर्थिक आधार, जब आप अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में आपके आर्थिक आधार होते हैं, केवल आप अपने देश से अपने अर्थतंत्र को आप जिंदा नहीं रख सकते, उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। ये अलग बात है, स्वदेशी की बात हो सकती है कुछ सेक्टर्स में, लेकिन आप इस वैश्विक परिस्थिति में स्वयं को अलग थलग करके और अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते, विश्व शक्ति नहीं बना सकते। तो इसीलिए जब सारे देशों से आपके अभी एक तरह से सामुद्रिक जो आपकी गतिविधियां हैं बंद हैं, आपके इंटरनेशनल जो एयर जो वेज हैं उससे आपकी सारी गतिविधियां बंद हैं, तो इसीलिए बहुत सारी अभी परेशानी है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की ऑलमोस्ट जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधे पर अब डाल दी है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अब आर्थिक क्षेत्र में अपना फोकस अवश्य मजबूती से करेगी और उसका रिजल्ट शायद आने वाले समय में जून के माह में दिखने को मिले, बशर्ते कि संक्रमण
की जो रफ्तार है वो तेज नहीं हो। जी, सुभाष चौधरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अजय जी, किस तरीके से देखते हैं लॉकडाउन का 5वां चरण 30 जून तक लागू रहेगा, कई तरह की छूट दी गई है, राज्यों को ज्यादातर अधिकार दे दिए गए? देखिए, ये तो हमने पहले भी आपके चैनल पे भी कहा और चैनल पे भी कहा कि लॉकडाउन 30 जून तक जाएगा। जी, ठीक है जी, ये देश की सरकार का अपना निर्णय है जी, ना। इसको ये दिखाने के लिए बात करते हैं कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अपोजिशन से बात करेंगे, लेकिन अपोजिशन की कोई राय इन्होंने मानने की कसम खा रखी है। जी, तमाशा शासक जो है इस देश के, वो जब इनसे पूछते हैं कि साहब मरीज जो है अजय जी 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, जी, मैं लॉकडाउन पे ही जा रहा हूँ। जी, 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 कि जब आपसे शुरू का लॉकडाउन किया था तो ग्रेजुअलिटी डेथ कैजुअलिटी 15-20 थी और मरीज थे 448 22 तारीख को, 22 मार्च को। जी, आज 30 मई है। जी, 1,85,000 के आसपास मरीज पहुंच गए हैं और ग्रेजुअलिटी 5,000 से ऊपर हो गई है। जी, उस वक्त आप सुई को भी नहीं जाने देते थे, सब चीजें बंद थी, बेड था, वही कोरोना है, बहुत कम मरीज थे, वही संक्रमण है, वही सब कुछ है। आज आपने हिंदुस्तान भर की हर चीज खोल दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई ऐतराज है। देश की जनता कह रही है, देश की जनता पूछ रही है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका बहाना ले रहे हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था तो आपकी पहले ही गड़बड़ा गई थी, चरमरा गई थी। अब 3.1 की जीडीपी का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, द्वितीय वर्ष का चौथा उसका। जी, जो लॉकडाउन की गाइडलाइन आपने दी है, सब दिखावा है। 2-3-4 दिन बाद इसमें पुनः एक बदलाव होगा, मेरा ये मानना है। और जो मुझे लगता है और जो मेरा जो आकलन है, 3-4 दिन बाद कुछ इसमें कुछ ये लोग अभी तो इन्होंने कर दिया है, क्योंकि काफी समय से लोग पैनिक हो रहे थे। ये इनका आकलन है कि साहब इतने दिन हो गए, ये चल रहा है, व्यवस्था डूब रही है, ये कर रही है। इनसे जब हम पूछते हैं, देश के लोग पूछते हैं, बुद्धिजीवी पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं, आप जैसे चैनल वाले लोग उठाते हैं, धन्यवाद आप जैसे चैनल के, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के जो इनके अपने चैनल है वो इन चीजों को चर्चा नहीं करते। इनसे पूछते हैं कि साहब मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पे बात करने लगते हैं। इनसे पूछते हैं कि साहब कोरोना अर्थव्यवस्था का टूट रही है, तो ये दिखाने लगते हैं कि साहब हालात ये है। अच्छा, इनसे आप कहो कि साहब हमारे यहाँ इतने मरीज हो गए और आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये गनाने लगते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए, इटली में इतने मर गए, इतने मरीज हो गए। सीधी सीधी कोई जवाब ये देंगे नहीं, क्योंकि इनके पास ना कोई ब्लूप्रिंट है, ना मापदंड है। इनसे कहते हैं कि मजदूर माइग्रेंट लेबर सड़कों पे आज भी तो दिखाई दे रहा है, जब आपने कहा था कि कोई भी सड़क पे नहीं है, भूखा नहीं मरेगा। भूख से लोग रोज मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही है, एक्सीडेंट में डेथ हो रही है। माइग्रेंट लेबर आज भी उससे ज्यादा सड़कों पर है। ये मैं नहीं कह रहा, सारे चैनल अखबार दिखाते हैं और आप डाटा देख लीजिए। तो फिर आखिर ये तो बताइए कि सरकार हाँ सफल किस चीज में है। सरकार सफल है तो अपने जो घोषणा और जो एजेंडा है उसको अब मुझे बताइए। कहते हैं कि साहब आज 1 साल में हम जो है जश्न मना रहे हैं। संसार भर में तो कोरोना के ऊपर हाहाकार मचा पड़ा है, ये 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है। ये नई थ्योरी मेरी समझ में नहीं आ रही। ये सहानुभूति है, संवेदना है, या हिंदुस्तान में प्यार है? ये एजेंडा है यार। जी, अजय जी, आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं कोरोना संकट में अपने फैसलों को जनता पर थोप रही है? नहीं, केवल मैं एक चीज और कह दूं, फिर आप कह लेना। अब एक बात बताइए, भगवान राम के आप भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, हिंदू का सर्टिफिकेट आप ना बांटे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, तो सब है, जब सब पता है। राम मंदिर से या धारा 370 से या कश्मीर से या 3 तलाक से इस हिंदुस्तान के 30-35 करोड़ माइग्रेंट लेबर, हिंदुस्तान के जो ठेला बुग्गी रिक्शा छोटा काम मजदूरी छोटा करने वालों को क्या मिला? जी अजय वर्मा जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने रखी। विनीत त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी विनीत जी, किस तरीके से देखते हैं, विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने अपने मनमाने जो फैसले हैं वो जनता पर थोपे हैं? देखिए, विपक्ष का काम इस वक्त तो आरोप लगाने का नहीं होना चाहिए था। बाकी जहां तक थोपने की बात है, तो अगर लॉकडाउन की बात करेंगे तो स्टेट्स को पूरी स्वायत्तता दी गई है कि वो अपने डिसीजन ले पाएं। केंद्र ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें पूरा स्वायत्तता स्टेट्स को है कि वो अपने जोन्स खुद डिसाइड कर पाएंगे, और अगर वो चाहते हैं कि और स्ट्रिक्ट करना है उन्हें अपने स्टेट्स में, तो राज्य वो भी निर्णय ले सकते हैं कि हमें अभी और स्ट्रिक्ट रखना है, लॉकडाउन को हम पूरी तरीके से खोलना नहीं चाहते।
तो किस थोपने का क्या मतलब तात्पर्य, मैं तो समझ नहीं पा रहा। जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष की बात सुनी नहीं जा रही है और मोदी सरकार जो चाह रही है बस वैसे फैसले लेकर के जनता पर थोप रही है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता जी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी। जूम की जब मीटिंग करते हैं तो वहां पर उनके वक्तव्य कुछ अलग होते हैं, और वो भी उनकी अगली जूम मीटिंग में सेम नहीं रहता, अलग हो जाता है। उनके जब मुख्यमंत्री मीटिंग में बैठते हैं प्रधानमंत्री के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, जी, तो उनके वक्तव्य बिल्कुल अलग होते हैं। जो वो जी विनीत त्यागी, जी विनीत त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा। तो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन का 5वां चरण की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा और अब राज्य सरकारों पर कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारी होगी किस तरीके से कोरोना के संक्रमण से निपटा जाएगा। तो अब अग्नि परीक्षा जो है वो राज्य सरकारों की होगी और किस तरीके से लगाम लगाई जाती है इसमें राज्य सरकारों को अब ध्यान देना होगा, और लॉकडाउन को कितना स्ट्रिक्ट करना है और कितना सरल बनाना है यह भी अब राज्य सरकारों को ही देखना होगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जानी थी 5वें लॉकडाउन के लिए वो की जा चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।